होता ये है कि पता चलता है कि फलां का बेटा अगर ड्रग में है तो वो पूरा बरादरी महल्ले वाले जो है उसकी बदनामत करना शुरू कर देते हैं और एक स्टिग्मेटाइज कर देते हैं उसको। इससे बाहर निकला जाए कि अगर किसी का बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो गया तो शर्म की बात नहीं है। ये जस्ट लाइक एनी अदर डिजीज, किसी दूसरी बीमारी की तरह ये एक बीमारी है और इसको वैसे ही डील किया जाए, स्टिग्मा इसके साथ अटैच ना किया जाए। ये अच्छा मौका है कि इसके ऊपर बात हो, ड्रग के ऊपर। मैं आपको अपना इस ज़िमन में जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। बुनियादी मसला हमारा ये है कि हमारी सोसाइटी, जो सबसे पहली चीज़ हमको समझनी है, सबसे पहली चीज़ जो समझनी है वो है कि हम ट्रांजिशनल सोसाइटी, मतलब हम बुनियादी तौर पे एग्रीकल्चर सोसाइटी थे और वहाँ से आप लोग सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं, बिजनेस में आ रहे हैं और शहर बन रहे हैं और अर्बनाइजेशन हो रही है और इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं। तो यही असल में इंसानी तारीख का जो ट्रेडिशनल एक्टिविटी से फिर अगर अर्बनाइजेशन हो और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो तो ये ट्रांजिशनल फेज है। आप अपनी सोसाइटी को देखेंगे तो उसकी एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल हम खुद हैं। आप सबसे पहला देख लें एजुकेशन का मैदान, मतलब मैं ड्रग ही के ज़िमन में बात करूंगा। ये बात मैं थोड़ा तमहीद इसलिए बांध रहा हूं कि बात को समझा जाए। एजुकेशन के मैदान में देख लें, हम सारे लोग जो हैं वो पढ़े लिखे और दूसरा मसला ये कि हम ये समझते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। पहला अलमिया ये है कि हम ये समझते हैं, हम कॉन्शियस हैं शऊरी तौर पे कि हम पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन अगर आप तजिया करेंगे और बैठेंगे और सोचेंगे तो पता चलेगा कि हम असल में लिटरेट हैं, मतलब अनलेटर्ड नहीं है, अनपढ़ नहीं है उस मानी में, लेकिन सिर्फ लिटरेट है। इल्म जिस बला का नाम है उस स्टेज तक अभी हम नहीं पहुंचे, हमारे इंस्टीट्यूशंस भी उस तरफ नहीं गए और हम एज बहसियत मजमूई सोसाइटी भी उस तरफ नहीं गए। फर्क उससे ये पड़ता है कि बहुत सारे मामलात हैं जिनकी हमें समझ ही नहीं आती कि प्रायोरिटी क्या है, मतलब किसी भी जिंदगी की किसी भी फील्ड में प्रायोरिटी क्या है, मतलब हमारी सोशल लाइफ में हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, हमारी मजहबी जिंदगी में हमारी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, कि हम रूहानियत को मजहब समझें या मजहब के दिखलावे को मजहब समझें। मतलब मजहब का एक पहलू स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन भी है, अपनी स्ट्रेंथ को शो करना, अपने कल्चर को शो करना, जो रिलीजियस कल्चर है उसको शो करना। ये भी हमारी समझ में पूरे तरीके से इस हमारी सोसाइटी में नहीं आई है। इसके साथ साथ दूसरा मसला हमारा ये है कि पैसा आया, अब ये भी हमें समझने की इस पैसे का करना क्या है। ट्रांजिशनल फेज का एक मैनिफेस्टेशन ये है कि आपके पास पैसा आया है, अब इस पैसे का करना क्या है। आपके पास फरावानी है, दौलत है, अब क्या करना है इसका, ये एक कंफ्यूजन है। इस पैसे को इन्वेस्ट कहां करना है। एक जगह इन्वेस्ट करने की ये है कि आप बेहतरीन घर बना लें, अपने ऊपर लगा लें, आसाइश का सामान बनाएं, एक एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा ये है कि आप सिर्फ बेयर मिनिमम अपनी जरूरत पे लगाएं, और क्योंकि समाज में और हमारी इकानमी ने परमिट किया है कि हमारे पास पैसा हो, और उस पैसे को हम बच्चों पे लगा दें, अपनी नई नस्ल पे लगा दें, सारे के सारे को लगा दें। दो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। तीसरा ऑप्शन ये है कि हम उसको बैंक में रहने दें। तो इन तीनों में बैलेंस करने की जरूरत है। कम से कम ये है कि मैं अपनी समझ के मुताबिक कहूंगा कि 80% तो बच्चों पे लगना चाहिए था, 20% बाकी जो है बाकी चीजों पे लगना चाहिए था। तीसरा मसला ट्रांजिशनल सोसाइटी की तीसरी मैनिफेस्टेशन के हम लोग अब पढ़े लिखे लोग हैं और कोई मुलाजिम है और कोई बिजनेस में, कोई कहीं, तो हमने अपने वक्त को कैसे यूटिलाइज करना है। टाइम सबसे कीमती चीज है इंसान की, इन लम्हों को हमने लगाना कहां है। एक आइडिया तो ये है कि जी आप मतलब सुबह शाम दौड़ते रहें, जो भी आपका कारोबार है आप उसमें दौड़ते रहें और आप अपने बच्चों का ख्याल ना रखें। मतलब अटेंड करने के लिए इंसान को जिंदगी में 4 चीजें होती हैं। एक ये कि जो आपका जॉब है उसको आप टाइम देंगे। दूसरा ये है कि आप अपने पर्सनल लाइफ को टाइम देंगे, अपने आप को टाइम देंगे, खेलने कूदने का, हंसने हंसाने का, साथियों में बैठने का। तीसरा ये है कि आपकी सोशल लाइफ है,
उसको आप कितना टाइम देंगे, और चौथा है कि आपकी फैमिली लाइफ है, उसको आप कितना टाइम देंगे। हम में से हर आदमी अगर गौर करे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत बड़ा इम्बैलेंस है, बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। ट्रांजिशनल सोसाइटी का एक और मसला कि जो नेक्स्ट स्टेप उठाना होता है वो इंतहाई मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सारी जो 3 इम्बैलेंस मैंने आपको गिनवाए हैं, इनको अगर आप मजमूई तौर पे देखें तो उसको डिसीजन लेना मुश्किल हो गया। मिसाल मैं एक दूंगा, क्योंकि अब बात हो रही है, सईद साहब से मेरी कुछ अरसे से एक गुफ्तगू हो रही है कि इनका इदारा है, इंस्टीट्यूट, आप किसी और का इंस्टीट्यूट भी ले लें, सरकारी स्कूल भी ले लें, तो इसकी एक नेक्स्ट लेवल भी होनी चाहिए ना। अगर रिफॉर्म्स हम कहेंगे इसको तो शायद लोगों को इससे इत्तेफाक ना हो, लेकिन अगर अपग्रेडेशन कहेंगे तो वो नेचुरली मौजूद है। इंसान की सबसे बड़ी अहमियत तो खुद इंसान है ना। ये बेसिकली जब इस इंसान इंसानियत के इस सीट पे है तो इसकी अहमियत है, और वो हर जनरेशन के बाद कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन डिमांड करता है, उसका तकाजा करता है। इसी तरह इदारे भी अपग्रेड होंगे, तो कोई शक्ल हो, मसलन सिलेबस तब्दील किया जाए, उसको रेसिस्टेंस ज्यादा होगी। रेसिस्टेंस इसलिए होगी कि ट्रांजिशनल सोसाइटी का एक और बड़ा मसला यह है कि उसके इंटरेस्ट क्रिएट हो जाते हैं, और मॉनेटरी टर्म में इंटरेस्ट होते हैं। मेरे दादा के जमाने में लोगों के मॉनेटरी इंटरेस्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ नहीं थे, किसी एक पोजीशन जो सोसाइटी ने ले रखी थी उसके साथ नहीं थे। आज हमारे हैं, तो अब हम अगर अपग्रेड करने की बात सोचेंगे, सबसे बड़ा मसला यह आएगा कि पूरे के पूरे लोग इकट्ठे होंगे और उसको रेसिस्ट करेंगे। सिलेबस की तब्दीली मुश्किल हो जाएगा। आप स्ट्रक्चरल चेंज करना चाहें कि मसलन ये आप डिसाइड कर लें कि आइंदा हमने हर बच्चे को स्कूल भेजना है, जो बच्चा मदरसे में आएगा हर बच्चे को स्कूल भेजना है, उसकी एडमिशन करनी है, ताकि जब वो निकले तो एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लेकर निकले, किसी एक क्लास का कुछ ना कुछ मार्क्स कार्ड लेकर निकले। एक आइडिया ये है, लेकिन इसको रुकावट होती है। ट्रांजिशनल सोसाइटी का ये भी मसला है। तो बात असल में मैं ड्रग की कर रहा था, ये मैंने इसलिए बातें कह दी कि ताकि सयात व सबाक बने। हमारा मसला असल में ये है कि हम इसकी अहमियत को नहीं समझ पाए कि ये कहां जा रहे हैं। और अब स्टेट मशीनरी, स्टेट का इंपॉर्टेंट रोल होता है, गवर्नमेंट का, सरकार का। स्टेट मशीनरी के लिए ये चीज कब प्रायोरिटी बनेगी वो हम में से किसी को पता नहीं, जो हम यहां बैठे हुए। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कब बनेगी वो डोंट नो, लेकिन सोसाइटी की नंबर 1 प्रायोरिटी ये है, होनी चाहिए कि ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जहां हमारे नौजवान, एक नहीं, 2 नहीं, 100 से ज्यादा हमारा नौजवान एक ऐसी उम्र में ड्रग की वजह से मर जाता है हर साल। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो मर गए, एक्सीडेंट में भी शायद इतने लोग मर जाते होंगे। हम सोचते हैं ना कई बार कि एक्सीडेंट में मर जाते हैं, नेचुरल किसी डिजीज से भी मर जाते हैं ना। इसकी प्रॉब्लम ये है कि वो फैमिली डिवास्टेट हो जाती है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि उस फैमिली से जुड़े हुए हर आदमी में नेगेटिविटी आती है। नेचुरल डेथ से ये चीजें नहीं होती, फैमिली उस तरह से डिवास्टेट नहीं होती जिस तरह से यहां डिवास्टेट हो जाएगी। और दूसरा मसला ये है कि इसमें जो मरने वाला बच्चा है वो बहुत अच्छा बच्चा होता है, सेंसिटिव बच्चा है, बहुत सेंसिटिव बच्चे और अच्छे घरानों के बच्चे इसमें मर गए। तो खुलासा ये है मेरे कहने का कि ये असल में ये समझना कि ये स्टेट की नंबर 1 प्रायोरिटी है, ये हमारा अपना कसूर है। और प्रॉबेबली ये कभी भी प्रायोरिटी ना हो, प्रॉबेबली कभी प्रायोरिटी नहीं है। मतलब वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे, अमेरिकन स्टेट की भी नंबर 1 प्रायोरिटी ये नहीं, हालांकि वहां बहुत ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व है। अब मेरी इल्म के अखबार की हद तक सिर्फ ईरान में ये नंबर 1 प्रायोरिटी एक अरसे तक रहा, तो उनकी सोसाइटी का बड़ा हिस्सा इस लोगों का इसमें इन्वॉल्व हो गया। लेकिन जो उन्होंने तरीका निकाला इससे निकलने का स्टेट में, वो तो एक्सट्रीम स्टेप था। हमें वो ना करना पड़े, उसलिए ये बहुत जरूरी है कि जिस तादाद में हमारे रीजन में बच्चे इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, और जिस तरह से हमारा पब्लिक सपोर्ट इसको है, मैं आपको बताऊंगा कि पब्लिक सपोर्ट कैसे है। हर आदमी जो है ना वो कहेगा कि नहीं, पब्लिक सपोर्ट तो नहीं है।
मतलब हमें पता, मतलब सोसाइटी में रहने की पता है गांव में कौन सा आदमी ये कर रहा है, किसको नहीं पता है। किसी भी गांव में आप चले जाएं, वो पता है उसको कि फलां का बेटे चर्सी है भी और चर्स डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। ये भी पता है कि कौन रातों रात अमीर हो गया है। तो सोसाइटी का रिस्पॉन्स क्या है? कोई आता नहीं ना सामने के भी कंप्लेंट ही करे। कोई थाने पे दबाव भी तो नहीं ना डालता। कोई ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तो नहीं करता जो आज आपने इकट्ठे होकर की। कोई करता है दबाव डालने के लिए काम? उसकी बड़ी वजह क्या है? मैं तजर्बे से बता रहा हूं। ये बड़ी वजह यह है कि ये जो आदमी ड्रग के साथ डील करता है ना, ये वेल ऑफ आदमी है, ये फकड़ आदमी नहीं है, ये पैसे वाला आदमी है, इसमें बहुत पैसा है। ये कोर्ट को भी मैनेज करता है, ये बाकी तमाम इंस्टीट्यूशन को भी, क्योंकि नंबर वन प्रायोरिटी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखा जाए। नंबर वन प्रायोरिटी ना होने की वजह से ये आदमी जो है ये मैनेज कर लेता है, निकल जाता है, ये फिर सर्कुलेशन में आ जाता है। और इसका बेस्ट सोल्यूशन जो है सोसाइटल रिस्पॉन्स, मतलब वो 3 स्टेजेस पे इसका सोसाइटल रिस्पॉन्स, सोसाइटी का रिस्पॉन्स आना चाहिए। पहला रिस्पॉन्स ये है कि हर आदमी अपने बच्चे पे नजर रखे, हर आदमी अपने बच्चे को टाइम दे, हर आदमी अपने बच्चे पे पैसा इन्वेस्ट करे, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करे, अपने टाइम इन्वेस्ट करे, हर आदमी। और गरीब का बच्चा इसमें नहीं जाएगा, ये बहुत महंगी शय है। ये बुनियादी तौर पे सारा फेनोमेना उन फैमिलीज का है जो मिडिल क्लास और थोड़ा सा उससे ऊपर है। उनको ये समझाया जा सकता है कि भाई आप अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें। वही आदमी है अनफॉर्चुनेटली जो बहुत बिजी है, वही आदमी है जिसको पता नहीं मैंने अपने पैसे के साथ क्या करना है, वही आदमी उसको पता नहीं मैंने अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। तो अगर इस एक मिडिल क्लास और जो लिटिल अबव मिडिल क्लास हैं, अगर इन लोगों को मोटिवेट करने में हम लोग कामयाब हो जाएं कि आप अपने बच्चों पर नजर रखें, तो इसमें 50% फर्क पड़ जाएगा। एक लेवल तो ये है। दूसरा लेवल ये है कि लोगों को ये समझाया जाए कि अगर किसी का बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो गया तो शर्म की बात नहीं है, ये जस्ट लाइक एनी अदर डिजीज, किसी दूसरी बीमारी की तरह ये एक बीमारी है और इसको वैसे डील किया जाए। स्टिग्मा इसके साथ अटैच ना किया जाए। होता ये है कि पता चलता है कि फलां का बेटा अगर ड्रग में है तो वो पूरा बरादरी महल्ले वाले जो है उसकी बदनामत करना शुरू कर देते हैं और एक स्टिग्मेटाइज कर देते हैं उसको। इससे बाहर निकला जाए। और चौथा ये, तीसरा ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पुलिस है, बाकी जो इदारे जिसको कंट्रोल करते हैं, उनको खुल के सामने आए सोसाइटी और कहे कि फलां आदमी जो है या ये फलां एरिया में इसका काम होता है, और अगर जरूरत पड़े तो दबाव डालें कि भाई इन पे कार्रवाई की जाए। ये चंद बेसिक चीजें थी।